भाई आप लोग से सीखते रहते हैं, हम लोग क्या धर्म के नाम पे धार्मिक माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 तारीख को यहाँ पे आने का डेट सुनिश्चित किया है, जिसमें उनका कार्यक्रम हम लोग पूरे दिन का कार्यक्रम यहाँ पे है और हम लोग अभी सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है, सभी के साथ बातचीत हुई है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम लोग कार्यक्रम लगाने की बात सोच रहे हैं, डिस्कस किए हैं और सभी लोग मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाओं के प्रत्याशियों को उनको कार्यक्रम देने का प्रयास किया जाएगा। लगभग कितने दिनों का कार्यक्रम रहेगा उनका? एक दिन का उनका प्रवास है यहाँ पे वो सुबह आएंगे और रात को फिर देर रात से निकलेंगे। रोड शो का भी है? रोड शो है और सभाएं हैं, जनसभाएं हैं, जिसमें बहुत सारी कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए बहुत सारे इलेक्शन कमीशन ने रूल्स रेगुलेशन अभी हाल में निकाले हैं और प्रतिदिन बदलाव कर रहे हैं उस नियमों में। तो नियमों के अनुसार जो भी संभव हो पाएगा उसमें हम लोग रोड शो और रैली करने का काम करेंगे। नामांकन की क्या तैयारी है, कब करेंगे? सभी साथी नामांकन की तैयारी कर रहे हैं हमारे और सभी लोग अभी कोर्ट 2 दिन तक नामांकन को रोक के रखा था, तो नामांकन रुक जाने की वजह से बहुत ज़्यादा कियोस्क मच चुका है। यहाँ पे SBI में मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे प्रत्याशियों का भी कॉल्स आता है, बहुत सारे लोगों का कि प्रस्तावकों का फॉर्म नहीं बन पा रहा है, कोई चालान नहीं जमा कर पा रहा है, तो तमाम एफर्ड हो रखा है सिचुएशन। तो मैं आप लोग के माध्यम से प्रशासन को, यहाँ के DM साहब को, यहाँ के इलेक्शन इंचार्ज को अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ का जो व्यवस्था पूरी दुर्व्यवस्था हो चुकी है उसमें सहयोग करें और संभव हो सके तो 1-2 दिन नामांकन की तिथि और बढ़ाएं, जिससे जितने भी प्रत्याशी नामांकन करना चाहते हैं किसी भी पार्टी के, उन लोगों को सुविधा हो सके और जो बीच में रोक रहे हैं नामांकन उसको न रोक करके लगातार 7 दिन इनको देने का काम करें। पीएम मोदी आने वाले हैं क्या? मोदी जी के आने का प्रभाव इस बार नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 700 किसानों की हत्या कर दी इस प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से वो 700 लोगों को मारने के बाद वो कानून वापस ले लिए, तो ये निश्चित तौर पे ये हत्या इसको हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से जो गलती उन्होंने वापस लिया वो गलती थी उनकी, वो मान करके उसको वापस लिया, तो उनकी गलती थी उस 700 किसानों की हत्या। तो इस बार उनको किसी भी प्रदेश में या किसी भी राज्य के या उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह पर चले जाए, उनको कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। आज भाजपा को लोग दूर से ही, आप लोगों के पास वीडियो आता है, आप लोग खुद चलाते हो, कई सारे नेताओं की उनकी धुलाई चल रही है, तो ये पूरे प्रदेश में सिचुएशन है। अब नरेंद्र मोदी का चार्म जो लेकर के आया था वो खत्म हो चुका है, बल्कि बहुत ही नकारात्मक केजरीवाल जी आ रहे हैं और उसके आगे और भी अगर संभावना बन पाएगी तो और भी आएंगे और निश्चित तौर पे पूर्वांचल को समय देंगे और यहाँ पे सीटों को अलग अलग सीटों पे समय दे करके निकालने का काम करेंगे। किसानों का जो आंदोलन रहा, क्या वो सिर्फ पश्चिमी यूपी पे ही असर पड़ेगा कि इधर भी लोग मिलेगा? देखिए, आप जो टेनी साहब के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई थी, जिनका भी जमानत की बातचीत चल रही है, तो ये पश्चिमी यूपी नहीं था, वो पूर्वी यूपी था, वो पूर्वांचल का हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन को किसी क्षेत्र में किसी उसमें बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि टेनी साहब के बेटे ने जिस तरीके से टेनी साहब ने ठीक कर देने की बात कही थी, आप लोगों ने चलाया था, और उसके हफ्ते 10 दिन के बाद उनके बेटे ने जिस तरीके से किसानों को रौंद दिया, मौत के घाट उतार दिया, तो निश्चित तौर पे सभी किसान, सभी वर्ग के लोग दुखी हैं और परेशान हैं और इसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखेगा और सभी विधानसभाओं में दिखेगा। बनारस विकास मॉडल को किस नज़र से देखते हैं, पूर्वांचल में क्या असर रहेगा? क्योंकि 2014 में सीधा लाभ मिला था गुजरात मॉडल को लेकर, नरेंद्र मोदी पे भरोसा करते हुए उनकी बारिश हुई थी। बनारस मॉडल किस नज़र से देखते हैं आप? नरेंद्र मोदी जी का झूठा मॉडल था। उनके गांधीनगर जो उनकी राजधानी है उसके बगल में एक सानंद गांव है, मैं वहाँ का प्रभारी रह चुका हूँ, मुझे पूरी तरह से पता है। तो सानंद गांव में लोगों के नहरों का पानी रोक दिया गया था फोर्ड और टोयोटा के कंपनी को स्थापित करने के लिए। आप इतिहास उठा के देख लेना, ये लोग नलिया कांड के लोग हैं। हम लोग गुजरात का इनका मॉडल देख चुके हैं। आओ कुछ तो गुजारो गुजरात में, और जाते समय सीढ़ी ले जाओ हाथ में, इन्होंने अपने नेताओं का हाथ काट दिया, उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। ये उनका मॉडल है गुजरात का, और स्कैंडल में फंसाने का उनका पुराना तरीका है। तो ये उनका मॉडल है गुजरात का। बनारस में जो उन्होंने किया है वो सबको पता है, किस तरीके से 110 मंदिरों को तोड़ दिया, एक भव्य मॉल बनाने के लिए, जिसमें घुसने के लिए, महादेव से मिलने के लिए अब 100-200 का पर्ची कटाना पड़ेगा, और
ये मंदिर था हमारा, ये कोई मॉल थोड़ी है, ये कोई मॉल थोड़ी है कि वहाँ पे मॉल में जा रहे हैं और वहाँ पे हम वो करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने गंगा जी को घाटों से दूर करने का और वहाँ पे उसका कमर्शलाइजेशन करने का काम किया, वो निश्चित तौर पे ये विकास का काम नहीं है, ये एक मॉल बनाने का काम किया उन्होंने काशी विश्वनाथ जी को। और सैकड़ों जो सदियों से मूर्तियाँ थीं जो स्थापित थीं, जिनका एक महत्व था, उसको तोड़ करके और उनको उनके साथ जो वीडियो क्लिप आप लोगों ने चलाई, कोई वहाँ पे बाहुबली बन रहा था महादेव के शिवलिंग को लेकर के, कुछ मजदूर वहाँ पे बाहुबली बनने का वीडियो आया था, आप लोगों ने चलाया था। तो इस तरीके से महादेव का मजाक उड़ाना इस बनारस के अंदर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आखिरी सवाल है कि जब भी सच किया है विश्वनाथ जी भी संग है बीजेपी का मौजूदा की आम आदमी पार्टी का टैक्स। देखिए, वो लोग तोड़ने की राजनीति करते हैं। जिस तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश की जो छोटी पार्टियाँ सपा बसपा, ये लोग जाति के आधार पर तोड़ती हैं, कोई अगड़ा पिछड़ा करता है, कोई दलित सावर्ण करता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है। और वो लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तमाम कब्रिस्तान और शमशान, जिस तरीके से योगी जी ने, आपको याद होगा, कहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर हर गांव में कब्रिस्तान है, उस तरीके से उस तर्ज पे हम गांव में शमशान बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कोरोना में इस काम को अपने करके दिखा दिया है और यही उनका विकास मॉडल है। यही वो आज कहीं भी जाएंगे यही काम करेंगे, चाहे मथुरा में। और अभी पंजाब में पूरी फैमिली वहाँ कैंपेन कर रही है, क्या उत्तर प्रदेश में बनारस में क्या कैंपेन चलेगी? तो निश्चित तौर पे ये परिवारवाद नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी अपने किसी भी परिवार के सदस्य को कोई पदाधिकारी नहीं बनाए, किसी को मंत्री, मुख्यमंत्री और वो बनाने की बात नहीं करें। अरविंद केजरीवाल जी एक नेता हैं, पार्टी के मुखिया हैं, उसके नाते उनके परिवार का दायित्व है कि उनका सहयोग करें। और वो बार बार कहते हैं, बिना माँ बाप के आशीर्वाद के, बिना पत्नी के सहयोग के, बिना बच्चों के सहयोग के कोई भी इस दुनिया में आगे नहीं जा पाया है। तो उसी तर्ज पे वो अपने परिवार को भी रिक्वेस्ट करते हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे बनारस के अंदर भी उनके परिवार को हम लोग आमंत्रित करेंगे और लोग आएंगे प्रचार करने। आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दे जो दिल्ली में हम लोग काम कर रहे हैं वही हैं। बिजली फ्री देंगे, पानी मुफ्त देंगे, वर्ल्ड क्लास बेहतर इलाज, ऑपरेशन, जांच, दवाइयाँ मुफ्त करेंगे, सभी तरह की शिक्षाएं, उच्च शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, बेसिक शिक्षा के ऊपर काम करेंगे। वर्ल्ड क्लास क्लासरूम बनाएंगे जिसमें इंपोर्टेड फर्नीचर्स लगे होंगे, CCTV कैमरा लगा होगा, प्रोजेक्टर लगे होंगे, ऐसे स्कूल्स बनाएंगे। महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह का सहयोग राशि देंगे, 5000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। जिस तरीके से दिल्ली में 10 लाख नौकरियां 5 सालों में दिया, उसी तरीके से यहाँ भी 10 लाख नौकरियां देंगे। जिस तरीके से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया है, उस तरीके से यहाँ भी तीर्थ यात्रा कराएंगे। जिस तरीके से किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ दिया, उस तरीके से यहाँ भी 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा देंगे। तो जो तमाम काम दिल्ली में किए जा रहे हैं, उन सभी बुनियादी सुविधाओं के ऊपर उत्तर प्रदेश में भी काम किया जाएगा। यही हमारे मुद्दे हैं। बनारस लोकसभा में जब केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि जीतो या हारो लेकिन आता जी, अभी तक तो नहीं है। नहीं, आपको इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। पिछले 5 सालों में जब से अरविंद केजरीवाल यहाँ चुनाव लड़के गए हैं, यहाँ पे 4 बार आ चुके हैं, रविदास मंदिर दर्शन के लिए आ चुके हैं, उसके अलावा और भी कार्यक्रम में आ चुके हैं। तो ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में कहा था कि तो भगौड़ा है, जब 49 दिन की सरकार छोड़ी थी, उसी तरीके से इनका कैंपेन है। ये लोग 1995 में, इन्होंने 1995 में गणेश जी को दूध पिला दिया था, ये वो संगी लोग जी। हाँ, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी एक फील्ड बनाया है यहाँ पर बनारस के अंदर। जिस तरीके से हिंदू भाइयों ने एक तरफा वोट किया झांसे में आकर के, उस समय उन्होंने जिस तरीके से हिंदू भाइयों के साथ खिलवाड़ किया, उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने जाकर के एक अपना अखाड़ा बनाया और उस अखाड़े में नरेंद्र मोदी जैसे नेता को 3 बार पटका, प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। और आज निश्चित तौर पे उस मॉडल को लेकर के पूरे देश में नहीं दुनिया में चर्चा है। उसकी चर्चा बनारस में भी है, जिसके सामने आज मोदी जी फेल नजर आ रहे हैं। यूपी में जो है जातिगत राजनीति चल रही है, आप किस तरीके से कैंडिडेट्स होगा? हम हमारी पार्टी किसी भी जाति धर्म की बात करती नहीं है। हम कुछ भी करते हैं सभी के लिए करते हैं। अगर फ्री बिजली देते हैं तो सभी के लिए देते हैं, फ्री पानी देते हैं तो सभी के लिए देते हैं। तो जाति पाति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो वोट बैंक है, वो फ्री बिजली पाने वालों का वोट बैंक है, फ्री शिक्षा पाने वालों का वोट बैंक है।
हमारा वोट बैंक वो लोग हैं जो उनको तीर्थ यात्रा चाहिए, हमारा वोट बैंक वो लोग हैं जिनको मुफ्त कोचिंग चाहिए, वो नौजवान हमारे साथ हैं। तो हमारा किसी भी तरह का जाति पाति से कोई लेना देना नहीं। देखिए, सभी इस देश में सभी लोगों को स्वतंत्रता है अपना ड्रेस चुनने का। हमारे घर में भी हम आपके माताएं बहनें कभी सूट पहनती हैं, कभी साड़ी पहनती हैं। तो इस तरीके से हम अब आरएसएस के लोग जिस तरीके से पहले हाफ चड्डी पहनते थे, अब फुल चड्डी पहनते हैं। देखिए, स्कूल के अंदर हो या कहीं भी हो, जो भी प्रशासन, जो भी वहाँ के नियम कानून है, उसके तहत जो भी लोगों को पहनने की इजाज़त दी जा रही है या जो भी वो करना चाहते हैं, एक व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए उसकी ज़िंदगी जीने के लिए। कि आप किसी को कैसे इम्पोज कर सकते हैं कि नहीं तुम करेला ही खाओ, तुम लौकी ही खाओ, तुम इसी तरीके से सबका अपना पसंद है, उसी तरीके से उसका कपड़ा पहनने का पसंद है। हम जीन्स पहनते हैं तो वो क्या गलत है? कोई कुर्ता पजामा पहनता है, कोई सूट पैंट पहनता है, तो उसका अपना स्वतंत्रता है। इसमें मुझे लगता है कि ये मुद्दा नहीं है, हिजाब मुद्दा नहीं है हमारा किताब मुद्दा है। मुझे लगता है कि जॉब मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं है कि कोई क्या पहन रहा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं हमारे ये ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। वो चाहते हैं कि हिजाब वर्सेज भगवा गमछा हो जाए। तो आप उनसे ये सवाल पूछिए। हम लोग का तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यही है कि जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सभी बुनियादी सुविधाओं के ऊपर काम किया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के भी लोगों को, जबकि फंड की बात करेंगे तो दिल्ली के मुकाबले प्रति व्यक्ति 1.5 गुना ज़्यादा फंड यहाँ पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मुझे लगता है कि 1.5 गुना ज़्यादा सुविधाएं ज़्यादा दिल्ली के मुकाबले यहाँ दी जा सकती हैं। उस पर ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं आगे के लिए।